न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में कोरोना महामारी से हाहाकार है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बात धार की करें तो दूसरी लहर में यहां भी शुरुआती दौर में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, लेकिन प्रशासन ने लोगों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पा लिया। आखिर धार में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया, कैसे इसे धरातल पर लागू किया गया, बताने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, जो कोरोना से लड़ाई में हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पहला सवाल होगा मेरा, क्योंकि इस वक्त में धार की अगर स्थिति को हम देखें, कोरोना की रफ्तार कम हुई है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती रही और कैसे आप लोगों ने काम किया। हाँ, ये पिछला बहुत ही है। इस दौरान जिले की पॉजिटिविटी लगातार बढ़ते हुए हमारी जो शुरू में 2% पे थी वो पहुंच के 20% तक हो गई। पर डे लगभग 300 तक पेशेंट हमारे यहाँ पे आ रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ने और पूरे जिले ने एक विशेष अभियान के तहत इसे लड़ने की ठानी और जो जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा आत्मसंयम का परिचय दिया, उसके नाते आज ये स्थिति है कि पर डे 50 से कम केस हमारे आ रहे हैं और पॉजिटिविटी भी जिले में घट के 5% से कम हो गई है। और निश्चित रूप से जो एक बड़ा दौर चला था उससे हम बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। जी, क्योंकि तीसरी लहर की भी एंट्री कई राज्यों में देखी जा रही है और बच्चों में इसका खतरा सबसे ज्यादा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बीच में ये संक्रमण फैल सकता है तीसरी लहर का, लेकिन अब ये एंट्री अगर हो गई है तो आप लोग पहले से कितने तैयार हैं? क्या तैयारियां आप लोगों की हैं तीसरी लहर को लेकर? एक साल पहले लगभग मेरी यहाँ पे पदस्थापना हुई थी। उस दौरान हम लोगों ने ये देखा कि हमें ऑक्सीजन लाइन्स अपने जिले में डालने की आवश्यकता है। तो पिछली बार हम लोगों ने माइनिंग फंड से 240 लाइन्स डलवाई थी। इसके अलावा हमारे जिले में केवल 10 आईसीयू थे, उन बेड्स को बढ़ा के हमने 40 बेड्स किए। और इस दौरान जब हमारा दूसरी कोरोना की लहर आई, जब उससे हमारा संघर्ष हुआ, तो उस दौरान ये बेड हमारे बहुत काम आए, ये ऑक्सीजन की लाइन्स हमारे बहुत काम आई और धार जिले में हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करने में पूरी तरह से सफल हो पाए। अभी हमने आगे के लिए जो प्लान किया है उसमें 300 ऑक्सीजन लाइन हम अपने पूरे जिले में, चूंकि एक बहुत बड़ा ये ट्राइबल जिला है, 13 ब्लॉक है और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो हम अपने सब डिविजनल मुख्यालय पे और जो ब्लॉक मुख्यालय है उन सेंटर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। और खास करके जो तीसरी लहर के बारे में आपने चर्चा की, जिसके बारे में लगातार निर्देश केंद्र शासन से और मध्य प्रदेश शासन से आ रहे हैं, उसके तहत हम लोगों ने जिले में एक पोस्ट कोविड वार्ड तैयार करने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की व्यवस्था की गई है और खास करके जो एक चिंता जताई जा रही बच्चों के बारे में, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है। उसके साथ हम एक 20 वार्ड अलग से बच्चों के लिए, चूंकि उनके लिए छोटे बेड्स लगते हैं, उनके मास्क भी अलग किस्म के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है। तो जो हमारी एडीएम और सिविल सर्जन है, दोनों लेडीज डॉक्टर्स हैं और वो लोग इस पे गहराई से काम करके बहुत जल्दी हम इस वार्ड को चालू करने जा रहे हैं और आगे के लिए हम इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, अगला सवाल आलोक जी वैक्सीनेशन को लेकर होगा, क्योंकि इस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो धार में ये स्थिति मैं समझना चाहूँगी कि कितने लोगों को अब तक पहली डोज लगाई जा चुकी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार धार में कैसी है? वैक्सीनेशन जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के सहारे का हम जो उपयोग कर रहे थे, और वैक्सीन आने के बाद अब सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा कवच ये वैक्सीन ही है। और जब से ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, जिले में हम लोग अधिकांश साइट पे ये वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं और आज की डेट में हमारे जिले की जो 26 लाख की आबादी है, जिसमें 18 लाख लोग पास आते हैं वैक्सीनेशन के, उसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। किंतु जो धार का जो ट्राइबल बेल्ट है, जो हमारा बाग, कुच्छी, डही, पनावर के ऐसे एरिया है, जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट के लोग थोड़े से हेजिटेंट थे, हमारे प्रभारी मंत्री ने और जिले के सभी
जनप्रतिनिधियों ने लगातार उनके जो समाज के प्रमुख होते हैं, तड़वी होते हैं, वहाँ के सरपंच होते हैं, वहाँ के पटेल होते हैं, उनके साथ पंचायत लेवल पे बड़ी बड़ी बैठकें की, उनके साथ चर्चाएं की, उनको यह बताया कि ये वैक्सीनेशन होने से कितनी ज्यादा सुरक्षा है। और ये जब सेकेंड लहर चली है तो लोगों ने ये महसूस किया कि जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए थे वो भले अगर कभी संक्रमित भी हुए हों तो उनके लंग का इंफेक्शन कम हुआ, उनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। और इन बातों को हम लगातार प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। और अभी जो हमारे पास 18+ का भी डोजेज आने लगे हैं, खास करके इसको लेके वो युवाओं में बड़ा उत्साह है। हमने 10 सेंटर चालू किए थे, अब लगातार डिमांड आ रही है युवाओं से कि इसके और स्लॉट बढ़ाए जाएं, लगातार इसको ज्यादा क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। तो हमने शासन से अनुरोध किया और जितने ज्यादा हमारे पास स्लॉट होते जाएंगे हम वैक्सीनेशन से पूरे जिले को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद वैक्सीनेशन ही है। और हम चाहते हैं कि इस समय में हम इसको पूरा कर सके। हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर का, जहाँ पे 2 लाख एम्प्लॉइज हैं। इसके अलावा पूरे जिले में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इन सबको अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन ही है। और निश्चित रूप से अब वो बहुत तेजी से पिकअप कर रहा है और 18+ के लोग भी तेजी से इसमें आगे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दिक्कतें भी आई होंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ट्राइबल क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि लोगों को समझाया कैसे जाए कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग गए लोगों को समझाने के लिए, तो ये कितनी बड़ी चुनौती रही लोगों को मनाना कि आप वैक्सीन लगवाइए, ये आपके लिए सेफ है? जैसे हमने शुरू में ही आपसे जिक्र किया कि जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, निश्चित रूप से वनवासी अंचल में लोगों के मन में इसके बारे में बड़ी शंकाएं थी। और बीच में जब कोरोना की बहुत तेज लहर चल रही थी, उस दौरान बहुत सी अफवाहें भी लोगों में फैली। जैसा आपको भी पता है कि इंजेक्शन लगने के बाद कभी कभी बुखार भी होता है और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अफवाहों के बीच लोगों को समझाना एक बहुत ही कठिन काम था। इसके लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार के साधनों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। गांव में जो हमारी समितियां हैं, जो हमारे राजनीतिक संगठन के लोग हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ जन अभियान परिषद के लोग हैं, इन सब के माध्यम से हमने लोगों को समझाने का काम किया। हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी गठित की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर तक की समितियां हैं, इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, गाँव में लोगों को जाके समझाया। और समझाने का सबसे अच्छा उपाय यही था कि जिन लोगों ने लगाया वो सुरक्षित हैं, और अगर वो कभी बीमार भी पड़े तो उनके ऊपर इसका असर नहीं आया। इस बारे में हम लोगों ने व्यापक रूप से उनको प्रचार प्रसार किया और पिछले 15 दिनों में इसमें काफी अच्छे रिजल्ट आने लगे। और खास करके जब से 18+ के बच्चों का जो उत्साह है, जब इनमें वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ है तो गांव के बुजुर्ग लोग भी अब इसमें आगे आने लगे हैं। एक हमारा गांव था बदनावर के, जहाँ पे एक 80 वर्ष के बुजुर्ग थे जो टीचर हैं, उनकी बात को पूरे गाँव के लोग बहुत अच्छे से मानते थे। तो वहां पे उन्होंने अपने पूरे परिवार को सबसे पहले टीका लगवाया, फिर पूरे गांव वालों को ट्राइबल बेल्ट के समझाया और उसके असर से देखते देखते उस गांव में 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उन्होंने बदनावर क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमित एरिया था, उस क्षेत्र में दोनों टीके उन्होंने अपने खुद जाके लोगों के बीच ही लगवाए। उनके बीच लगातार 1.5 महीने से भ्रमण करते रहे और उन्होंने बताया कि देखिए टीका कितना सुरक्षित है और मैं इसी के कारण से आपके बीच में घूम के सेवा कर पा रहा हूं। तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार, इसकी अच्छी चीजों को बताना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोगों को अपने सुरक्षित कर सकते हैं। जी, शुरुआती दौर में हमने देखा जब दूसरी लहर की एंट्री हुई तो हमने ये पाया, क्योंकि प्रदेश में भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिली कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी हो गई, आईसीयू बेड मिलना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। लेकिन इस वक्त में धार में क्या अस्पतालों की स्थिति है और इससे आप कितने संतुष्ट हैं? जनता को क्या आप ये भरोसा दे पाएंगे कि अगर धार में अगर वो हैं तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है अस्पतालों को लेकर? बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। जो ऑक्सीजन की क्राइसिस थी उसको हम लोगों ने बहुत नजदीक से फेस किया और धार जिला उन एक गिने चुने जिलों में से है जहाँ पे ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं हुई। उसके पीछे 2-3 रीजन है हमारे। मित्तल का प्लांट है वो हमारे पीथमपुर में स्थित है, वहाँ पे 700 सिलेंडर की सप्लाई होती थी और AKBN के अधिकारियों ने, मध्य प्रदेश शासन ने मित्तल काप्स के मालिक करण से चर्चा की और मैंने भी उनसे चर्चा की। उसके बाद उन्होंने 3000 सिलेंडर का जो प्लांट था उसको रिकॉर्ड टाइम में 5 दिन के अंदर उस प्लांट को वापस चालू किया और उससे हमारे SDM तहसीलदार और पूरी टीम लगी हुई थी और लगातार 11 जिलों को क्राइसिस के समय में लगातार 15 दिन तक हम लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई की और इस पूरे इलाके में
उसके नाते ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। दूसरा हम लोगों ने जो इसमें प्रयास किया वो था ऑक्सीजन ऑडिट का। जो एक मरीज के ऊपर ऑक्सीजन खर्च होता है वो कई बार कहीं पे जा रहा उठ के उसके बाद भी, या मास्क प्रॉपर नहीं लगाया हुआ है, तो इस ऑक्सीजन ऑडिट की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन ने की थी और उसके माध्यम से हम लोगों ने इसको मॉनिटर किया और प्रदेश में हम लोगों की स्थिति काफी ठीक रही। 5 से 6 लीटर ही एक व्यक्ति पे खर्चा रहा, जो कि नॉर्मली जिसको माना जाता है कि वो स्टेट स्टैंडर्ड से हम लोगों ने ऑडिट करते हुए इसका कम उपयोग किया। आज हमने 280 ऑक्सीजन की लाइन हमारी अपने तैयार है। हमने 300 और लाइन इस बार माइनिंग फंड से माननीय प्रभारी मंत्री जी से सैंक्शन ले ली है और उसको लाइन को डालने का भी काम हमने प्रारंभ कर दिया है। जो हमारे आईसीयू बेड थे वो 10 से बढ़ा के हमने 40 किए थे, लेकिन इस लहर को देखते हुए हमें जो अगली तैयारियां उसके लिए हमारे जो जिले में जो सब डिविजन हैं, जो ब्लॉक हैं, जो बाकी हमारे सीएससी है, वहां पे भी हम लोग जगह बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप सबको भी पता है और हम सब भी जानते हैं कि इसका उपाय केवल सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना कर्फ्यू का जिस तरह से लोगों ने पालन किया है जी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गांव वालों ने अपने गांव की सीमाएं बना ली, बाहर से आने वालों को रोक दिया, अपनी जरूरत की चीजों को सीमित कर लिया। केवल हफ्ते में 2 दिन सब्जी लेने के लिए जाते थे, वो भी गांव से 2 व्यक्ति जाते थे और देखते देखते कि गांव में जहां 60-70 संक्रमित निकल के आ रहे थे, आज वो संख्या 1 या 2 रह गई है। और कल तो इतनी सुखद स्थिति थी कि 3% पे पॉजिटिविटी आई और डाउन होते होते ये एरिया काफी कंट्रोल हुआ है। तो लोगों को ये महत्व समझ में आया है कि आत्म संयम इसका सबसे बड़ा तरीका है। ऑक्सीजन मिल जाना या दवा मिल जाना इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना। तो हम इन 3 फील्ड पे काफी काम कर रहे हैं, लेकिन अगली लहर को देखते हुए हम अपनी तैयारियां भी साथ में पैरेलल में कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमने ऑक्सीजन लाइन्स डाली थी उसके नाते हम ऑक्सीजन की बचत करने में और अपने जिले को सुरक्षित रख पाने में सफल हो पाए। जी, अब मेरा सवाल होगा, होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे आप लोग करते हैं? क्योंकि जो अस्पताल में, चलिए उनके लिए तो डॉक्टर हैं, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं तो उन लोगों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? ये सबसे महत्वपूर्ण तैयारी मध्य प्रदेश शासन ने की थी, जिसके नाते हम इस बहुत बड़ी संकट से निकल पाने में सफल हो पाए। आज आप देखेंगे कि हमारे जितने मरीज आते हैं उसमें से 80% के आसपास मरीज होम आइसोलेशन में रहते हैं जी। और होम आइसोलेशन में रहने का सबसे अच्छा फायदा ये रहा है कि वो अपने घर में उसी वातावरण में रहे और घर में लोगों का उनको संबल भी मिलता है। इसके लिए कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे जिला मुख्यालय पे बनाया गया है, जिसमें 10 डेडिकेटेड लाइन्स लगी हुई हैं। उसमें एक बड़ी टीम वहां पे बैठ के इसको पूरे चीज को मॉनिटर करती है। वहां पे हमारे 2-3 डॉक्टर्स भी हैं जो उनको परामर्श देते हैं। जितने भी मरीज हमारे पॉजिटिव आते हैं उनसे दिन में 2 बार उनसे बात की जाती है, पूरे डिटेल्स उनके लिए जाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, उनके ऑक्सीजन का लेवल माप के और पूरा चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर किसी को लगता है कि वो रिफर होने लायक है तो उसको हॉस्पिटल में रेफरल भी किया जाता है। जी। तो इस बार के संकट में जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में रह के मरीजों ने। साथ ही हमने हर ब्लॉक में आरएलटी टीम बनाई थी। जैसे ही रात में हमारे पास लाइन लिस्टिंग होती है, सूची आती है जांच के बाद। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार सुप्राटेक को जो हमारे यहाँ जांच करने का काम मिला था, अहमदाबाद की कंपनी, वो रात में 8 बजे यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और अगले दिन 12 बजे तक हमें सैंपल्स के रिजल्ट उपलब्ध करा देते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज रही कि 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट्स मिलने लगी। उसके साथ ही हम आरआरटी की टीम होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति के घर पे भेजते हैं। उसके घर पे एक लाल फ्लैग वहां पे चस्पा कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति होम आइसोलेशन में है। उसके साथ उनको दवा की एक किट है, स्टैंडर्ड किट है, जो मध्य प्रदेश शासन ने और केंद्र शासन ने तय की है। ऐसे 20,000 किट हमारे पास जिले में उपलब्ध हैं। वो किट हम उनको उपलब्ध कराते हैं। किस प्रकार से उन दवाओं को लेना है वो पूरा उस किट पे लिखा रहता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ, होम आइसोलेशन में लोगों को रखना, उनको दवा देना और उनको मॉनिटर करना और केवल जरूरत होने पे उनको ले आना। इसी के साथ जो हमने एक अभियान किया किल कोरोना का, ये अपने आप में एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। हमने अपने जिले में 700 टीमें बनाई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम थी। उन्होंने घर घर जाके सर्वे किया। जिनको भी कोई संदेह था उनकी सैंपलिंग कराई। इसमें लगभग 8,000 लोग खांसी और इससे प्रभावित थे। हमारे जिले की 26 लाख की आबादी में से अभी तक 22 लाख का सर्वे हो चुका है और अगले 3 दिन में हम ये पूरा
सर्वे कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी संदिग्ध थे उनको हमने दवा की किट उपलब्ध कराई, और इससे इतना ज्यादा फायदा हुआ कि धीरे धीरे मरीजों की संख्या पिछले 15 दिन में घटते घटते आज 300 से आके वो केवल 30 पे टिक गई है। जी, प्रशासन की टीम बेहतर काम कर रही है और यही वजह है कि इस वक्त में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भी घटती जा रही है। लेकिन प्रशासन की टीम के साथ साथ बहुत जरूरी है कि सामाजिक संस्थाएं भी काम करें, जो लोग मजबूत हैं आर्थिक तौर पर वो भी मदद करें। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि कितना सहयोग मिलता है सामाजिक संस्थाओं का, और उद्योगपतियों से भी आपने सहायता ली, तो इसमें कैसे आपने समझाया, कैसे ये पूरी चेन आपने क्रिएट की? और धार एक अलग ही जिला है, एक इतना बड़ा जिला है 13 ब्लॉक का, इसमें हमारे पास पीथमपुर का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जी। और इस पूरे क्षेत्र को अगर प्रशासनिक अमले के साथ अगर हमको अपने जनप्रतिनिधियों का, प्रेस मीडिया का और एनजीओ का अगर सहयोग नहीं मिलता तो हम कभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इतनी बड़ी संख्या में सभी हमारी संस्थाओं ने इसमें आगे बढ़ के सहयोग किया। जहाँ पे मरीज भर्ती हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, और सबसे अच्छी बात रही कि प्रेस मीडिया ने यहाँ पे बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाया। उन्होंने कोई भी ऐसी निगेटिव न्यूज नहीं चलाई जिससे कि मरीज या उनके परिजनों के अंदर कोई डर या भय की भावना ग्रसित हो। सबसे उस दौरान में जो अच्छी चीज थी, जो भी मरीज होके ठीक निकलते थे, हम लोगों ने उनके लिए मीटिंग की व्यवस्था की, उनसे बात करने की व्यवस्था की बाहर उनके परिजनों से। और जब वो मरीज वहां से निकल के आते थे तो वो खुशी मनाते हुए अपने घरों पे गए। और इस प्रकार के दृश्य हमारे प्रेस मीडिया ने लगातार पेपर्स में डाले, तो घर वालों को, उनके परिवार वालों को, परिजनों को बड़ा भरोसा हुआ कि हमारे मरीज वहाँ पे सुरक्षित हैं और हमारे साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। इस जिले में पीथमपुर की इंडस्ट्रियल एरिया और साथ ही हमारे उद्योग मंत्री माननीय श्री राजवर्धन सिंह जी हमारे जिले से आते हैं, उनके सहयोग से अद्भुत कार्य हुआ है। लगभग 5 करोड़ की सहायता हमें इस जिले में मिली है, जिसमें 10 तो एम्बुलेंसेज हैं जो हाई एंड एम्बुलेंसेज हैं 25 लाख की कीमत की। हमारे जिले के हर पीएचसी सेंटर पे एक एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा 500 फाउलर बेड थे जिसमें गद्दे के सहित कंपनियों ने उपलब्ध कराए, उसको हमने फील्ड में किया है। ये लहर शुरू होने के पहले ही 200 कंसंट्रेटर हमें इन संस्थाओं ने उपलब्ध कराए थे, जिसको हमने सीसीसी सेंटर पे लगाया, जिसके कारण किसी प्रकार की लोगों को तकलीफ नहीं आई और मरीजों को हम वहां पे रखने में सफल हो पाए। मोहनखेड़ा हमारा एक तीर्थ है जहाँ पे गुरु जी ने और माननीय मंत्री जी ने पहल करके 250 मरीजों के लिए एक अद्भुत सीसीसी सेंटर बनाया, जहाँ पे योगा की व्यवस्था थी, भाप की व्यवस्था थी, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था थी, रात में हल्दी दूध की भी व्यवस्था थी, और उसमें बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर निकले और लोगों में भरोसा बना। आज स्थिति ये है कि हमारे टीचर्स, हमारे प्रेस मीडिया के लोग, हमारे पब्लिक के लोग पर डे कम से कम 10 संस्थाएं ऐसी सामने आती हैं जो कंसंट्रेटर लेके, ऑक्सीजन के और यूनिट्स लेके, दवाएं लेके। आप आश्चर्य करेंगे कि सीसीआई और बड़ी कंपनियों ने 25,000 पैकेट, जो एक एक पैकेट की कीमत 500 होती है, लगभग 50 लाख की दवाएं वो तैयार करके किट्स उन्होंने 15 दिन में जिले में उपलब्ध कराई, और हमारे पास आगे भी अगले 6 महीने का स्टॉक उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। तो ये बड़ी बात है कि जन भागीदारी और लोगों का, एनजीओ का आगे आना, सेवा भारती के लोग, जन परिषद के लोग, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के, हमारे सभी विधायकों ने, 7 विधायकों ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए राशि दी है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिले में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग नहीं रहा है, और अगले 1 महीने में हम ऑक्सीजन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। हमें बाहर से सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, और हम अपने ही यहाँ के प्रोडक्ट किए हुए ऑक्सीजन से अपने जिले की पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर देंगे। जी, धार की जिस तरीके की इस वक्त में स्थिति है, माना जा सकता है कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है, जैसे कि सरकार की तरफ से संकेत है कि जिन जगहों पर संक्रमण दर कम है वहां पर हम राहत देंगे। तो अगर राहत दी जाती है धार में, तो उसको लेकर आप लोगों की प्लानिंग क्या है? और निश्चित रूप से आत्मसंयम ही इससे निपटने का सबसे बड़ा उपाय है। पिछले 1.5 माह से लगातार जनता ने खुद का कर्फ्यू लगा के और इसके रफ्तार को धीमी की है। अभी 31 तक क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में निर्णय लिया गया है कि इसको चालू रखा जाए। इस दौरान हमने बैंक्स को, किराने की दुकानों को, खाद बीज, चूंकि यहाँ पे खेती का काम भी शुरू हो गया है तो उनको भी कुछ समय के लिए छूट दी है। जनता का कार्य चलता रहा। इस दौरान हमारे जिले में गेहूं की खरीदी हुई 3,30,000 मीट्रिक टन की, और बहुत सफलतापूर्वक, बिना भी कोई नुकसान हुए पूरी तरह से इसकी खरीदी भी की गई। तो शासन की मंशा यही है कि इस लॉकडाउन को ज्यादा लंबा न चलाया जाए, और बहुत जल्दी हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करके अगर ये संक्रमण दर इसी तरह से घटता रहा तो 1 जून से निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंधों के साथ एक साथ तो नहीं खोल सकते,
कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए क्रमिक रूप से इस लॉकडाउन को, कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जिससे लोग अपना व्यापार कर सकें, बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें और सामान्य जनजीवन हमारा हो सके। लेकिन उस दौरान भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन, वैक्सीनेशन, इन सब चीजों पे जोर देंगे, जिससे कि कोई और लहर आके हमारे जिले के लोगों को प्रभाव न डाले। जी, क्योंकि एक दिक्कत ये भी देखने को मिलती है आलोक जी कि जैसे ही राहत दी जाती है या ढील दी जाती है वैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है बाजारों में, और ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में हमने देखा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी के साथ काम करे। और ये दिक्कत इस वक्त कई क्षेत्रों में देखने को मिला कि जहां से जैसे ही लोगों को लग रहा है कि बाजारों में अभी प्रशासन की टीम नहीं है तो वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो इसको लेकर कैसे आप इसे कंट्रोल करेंगे, क्या इसको लेकर तैयारी है? आपने सही पॉइंट ये रखा है। ये जो जन जागृति है, जो मैं आत्म संयम की बात कर रहा था, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है जी। लाखों की आबादी में 1000 पुलिस वाले से जबरदस्ती रोकना कोई सफलता नहीं हमारी। जब स्वयं इस त्रासदी से लोग गुजरे हैं, जब लोगों ने अपने परिजनों को अपने सामने जाते देखा और तकलीफों को देखा है, तो निश्चित रूप से बहुत से लोग अब जागरूक हुए हैं। साथ ही हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां बनी हैं, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, लगातार दिन रात बैठकें कर रही हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी ने 13 ब्लॉक में सब जगह जाकर पिछले 15 दिन में बैठकें की हैं। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है, और अगर ये दोबारा पलट के आती है तो हमारा पूरा का पूरा व्यापार और परिवार भी इसमें बर्बाद हो सकता है। जागरूकता बढ़ी है। हम नए नए संस्थाओं के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से जन जागृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने नारे लेखन, दीवार लेखन, जन अभियान परिषद के माध्यम से हर गांव में, हर गली में, हर मकान पे इसका नारे लेखन का काम किया है, पम्पलेट्स भेज रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ रथ भी निकट भविष्य में निकालेंगे, जिससे लोग इसको जागरूक हो सके। शहरी क्षेत्र में लगातार हमारी जो कचरा की गाड़ियां हैं नगर पालिका की, उसमें स्लोगन के साथ हम सुबह ही प्रचार शुरू करते हैं और रात तक ये बात करती रहती है। जो पहले हम लोग स्वच्छता के लिए अभियान के लिए जो गाड़ियां चलाते थे, आज वो कोरोना के अभियान के लिए चलती है। किस प्रकार से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, आपस में दूरी बना के रखना है। हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, बड़े कस्बों में ना आए, बड़े कस्बों में आए तो इससे बड़े कस्बों में ना जाएं। कम से कम इंदौर और गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ तक भी व्यापार यहाँ का चलता है, क्योंकि धार एक बड़ा जिला है, हाईवे पे है, एटी रोड पे भी आता है, इंदौर से भी नजदीकी है, रतलाम से है। तो लोग इस बार काफी तकलीफों से गुजरे हैं, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अब एक जन जागृति आई है और लोगों ने अपने सेल्फ रिस्ट्रेंट से ही इसको कंट्रोल किया। प्रशासन तो एक छोटा सा हिस्सा इसमें निभा पाया है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रेस मीडिया ने और पब्लिक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसको कर्व करने में, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे और इसका अगली चेन हम बनने नहीं देंगे। बिल्कुल, और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं कि संक्रमण दर लगातार धार में कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। जबलपुर में भी व्हाइट फंगस का पहला मामला आ चुका है। ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़े हैं। 600 के पास इस वक्त में प्रदेश में मामले हैं ब्लैक फंगस के। इंजेक्शन की कमी हो रही है। ये तमाम दिक्कतें क्यों आ रही है? धार में इस वक्त ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के क्या कोई मामले सामने आए हैं? इस तरीके की कोई जानकारी? जैसे हमने आपसे चर्चा किया था, पोस्ट कोविड सेंटर हम लोगों ने अपना तैयार किया है जी। इस दौरान जिन लोगों ने स्टेरॉइड जिनके साथ यूज हुए थे, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो ऑक्सीजन में जो वाटर जाता है उसकी प्योरिटी के बारे में बातें होती हैं, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कारण से लोगों में ब्लैक फंगस जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसके लक्षण आने शुरू हुए हैं। तो हम एक सेंटर बना रहे हैं, हमने एक पूरी टीम तैयार की है, जिसमें आई के और बाकी एक्सपर्ट्स को लेके हमने अपनी टीम क्रिएट की है। एक वार्ड हम बेस बना रहे हैं अलग से। हमें जो सेंटर दिया गया है वो रेफरल के लिए इंदौर का दिया गया है। अभी हमारे 8 पेशेंट जिसमें प्रारंभिक सिम्टम आए थे उनको हमने भेजा है, लेकिन हम अपने जन भागीदारी और CSR के मत से नेजल इंडोस्कोपी की जो मशीन आती है लगभग 40 लाख की, वो बुला रहे हैं। इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनको क्रय करके, और जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स टीम से हमने संपर्क किया है, जो ENT के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अपनी सेवाएं वहां पे देंगे। तो हम प्रारंभिक तौर पे अपने जिले के लोगों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका फर्स्ट हैंड सर्वे हो जाए, उनकी जांच हो जाए, और उसमें क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है। जो भी केस अब पेशेंट यहाँ से ठीक होकर निकल रहे हैं उनके हम पूरे चार्ट तैयार कर रहे हैं,
और उसके सिम्टम्स से हमें समझ में आ जाता है कि किन केसेज में क्या दिक्कत है। तो 8 केस हमारे यहाँ से रिफर हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके इंजेक्शंस के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभागायुक्त महोदय को निर्देशित किया है और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं अभी वहीं पे उसकी व्यवस्था है। धार जिले में फिलहाल इंजेक्शंस के बारे में तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन इसकी जांच और इनके मरीजों को फर्स्ट हैंड जो चिकित्सा देनी है, जो उनको कंसल्टेंसी देनी है, उसकी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और 1-2 दिन में हम इस कार्य में सफल होंगे। जी, अब आखिरी के 2 सवाल आपसे। पुलिस महकमे के लिए इस वक्त क्या तैयारी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, दिन भर काम करना है और ऐसे में मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, क्योंकि आपको दिमागी रूप से सकारात्मक रहना है। तो पुलिस महकमा कैसे काम कर रहा है, कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं? हमारी एसपी साहब की टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। इस पूरे क्राइसिस के दौरान उन्होंने बड़े आत्मसंयम का परिचय दिया। जब हॉस्पिटल्स में लोगों के मरीज आ रहे थे, कई बार क्राइसिस क्रिएट हुई, कभी डेथ के मौके पे, कभी एंट्री के मौके पे, लेकिन पूरे संयम के साथ उन लोगों ने इसका पालन किया और एसपी साहब ने हर थाने पे 10-10 वॉलंटियर्स तैयार किए, जिनको 2 इंजेक्शन लग चुके थे, जो स्वस्थ थे, ऐसे वॉलंटियर्स तैयार किया जिन्होंने हमारे कोविड सेंटर में सेवाएं दी। एक अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस जिले में किया और उसका बड़ा ही सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया कि लोगों का पुलिस महकमे के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने पुलिस लाइन में ही एक अलग हॉस्पिटल तैयार कराया है, वहाँ पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया है। साथ ही हमारे यहाँ पे योगा के 2-3 टीचर बहुत अच्छे हैं, जो जेल में भी, पब्लिक को भी, जो हमारे होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे मेंटली और फिजिकली वो स्वस्थ रहें। इसके अलावा आयुर्वेद पे एक बड़ा काम हो रहा है, एक बड़ा विंग है हमारा, उनके माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कार्य वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। तो अलग अलग जो उपाय हैं, जो मतलब पुलिस का अमला है, उसके साथ ही हमारे गांव में जो कोटवार हैं, उन्होंने भारी सेवा इस बार दी है। उन कोटवारों ने कंधे से कंधे मिला के पुलिस के साथ, एक बड़ी फौज है, गांव में कोरोना कर्फ्यू लागू कराने में हमारी इस टीम ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार हम जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके बीच जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको किट्स देना, उनको सामग्री देना, उनको दवाएं देना। जी आलोक जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो केवल यही अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा लगाएं, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। अभी भी ये कोरोना कर्फ्यू 1.5 महीने जो लगा है उसके नाते पॉजिटिविटी की रेट घटी है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम इस पर नियंत्रण पा चुके हैं। सबने अपने परिवार के, अपने नियर डियर को, अपने रिश्तेदारों को खोया है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। जो इस बीमारी से लड़ के निकले हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो आपने ब्लैक फंगस की बात की, जो आगे की शुगर की और बहुत सी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो मैं केवल यही अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने गांव को सुरक्षित रखें और अपने जिले को सुरक्षित रखें। और ये केवल हम तभी कर सकते हैं जब अपने पर नियंत्रण रख के मिनिमम मूवमेंट करें और मैक्सिमम सिक्योरिटी नॉर्म्स का पालन करें। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू। तो हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।